नमस्कार साथियों। अपन पिछले वाले वीडियो में बातचीत कर रहे थे कि संसद वाले पॉइंट पे बातचीत कर रहे थे और संसद में अपन ने कुछ आर्टिकल देखे थे। आर्टिकल 79 देख लिया था, 80 देख लिया था और 81 देख लिया था। राज्यसभा की संरचना देखी थी, लोकसभा की संरचना देखी थी और संसद की संरचनाएं देख रहे थे अपन। आज अपन बात करेंगे अनुच्छेद 82 पे, 82 पे। देखिएगा, अपन संसद के कंप्लीट आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे 79 से लेकर के 122 तक, जिसे बड़े आराम से समझिएगा आप। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अनुच्छेद 82 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 82 में दिया गया है परिसीमन आयोग। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे कि 82 में किसका उल्लेख है? परिसीमन आयोग का उल्लेख है। और संविधान में ये लिखा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अब परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? तो परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि वो संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों का क्या करता है? निर्धारण करता है कि किस राज्य को किस अनुपात में सीटें मिलेंगी। अब तक कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। 1952 में, 62 में और 72 में, क्योंकि पहली जनगणना अपनी 1952 में हुई थी स्वतंत्रता के पश्चात। और हर 10 साल में जनगणना का एक क्रम होता है। अभी हाल ही में 15वीं जनगणना हुई है। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग के गठन का क्या है? उल्लेख है। तो अब तक भारत में कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है? तो अब तक भारत में 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, 1952 में, 1962 में और 1972 में। अब जो चौथा परिसीमन आयोग है उसका गठन किया गया था 2002 में। और 2002 में जो चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष था कुलदीप सिंह। और इस चौथे परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे, इस आयोग ने संसद में सीटों में फेरबदल न करते हुए सिर्फ एक जगह परिवर्तन किया, एससी और एसटी की सीटों में। और वर्तमान में एससी और एसटी की जो सीट हैं, एससी की 84 सीट हैं और एसटी की 47 सीट है। यह लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 82 में। वापस सुन लो कि अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का उल्लेख है। अगला, परिसीमन आयोग का जो गठन है वो प्रत्येक जनगणना के पश्चात किया जाता है। अब तक कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है? तो अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। चौथे परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। और जो 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन था? कुलदीप सिंह जी थे। और इस चौथे परिसीमन आयोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सीट हैं उनका निर्धारण किया।
तो वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति की लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, क्योंकि आरक्षण केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और लोकसभा में एससी की वर्तमान में 84 सीट है और एसटी की वर्तमान में कितनी सीट है, 47 सीट। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे आप, एससी और एसटी वाली सीट। और ये मामला था अपना अनुच्छेद 82 में। अब अपन बात करें अनुच्छेद 83 और 84 की। दोस्तों आराम से सुनिएगा, अनुच्छेद 83 और 84। अनुच्छेद 83 और 84 में संसद के दोनों सदनों की एक तो दी गई है अवधि और एक बात की गई है सदस्यों की योग्यता की, कि अवधि क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है। तो मैं पहले आर्टिकल 83 की बात करूं, और आर्टिकल 83 में दी गई है अवधि ओब्लिक कार्यकाल। देखिएगा, इधर आपकी है राज्यसभा और एक आपका दिया गया है लोकसभा। राज्यसभा और एक आपका है लोकसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल के बारे में क्या कहा गया है, सुनिएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, यह लगातार बनी रहती है। अब इसके सदस्यों का जो सामान्यतः कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य, याद रखिएगा, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह अनुच्छेद 83 में लिखा गया है राज्यसभा के बारे में। दोबारा सुनिएगा कि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, एक क्वेश्चन होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, 0 आवर्स होता है, शून्य। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। अब लगातार सदन में बना रहता है ये, तो ये व्यवस्थाएं की गई कि इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब मैं बात करूं लोकसभा की, कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या अवधि क्या होती है। तो देखिएगा, राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन, भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन है तो इसे भंग किया जा सकता है। अब अगला देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का।
अब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो 5 वर्ष का है, तो इसे 5 वर्ष पहले भंग किया जा सकता है। और 5 वर्ष पहले भंग कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, 5 वर्ष पहले इसे भंग राष्ट्रपति कर सकता है। और किसके परामर्श पे करेगा? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो ये तो था दोस्तों अपना अनुच्छेद 83, जिसमें लिखा गया है अवधि, और सीधा सा ही कहा गया है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जबकि लोकसभा का जो सदस्य कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष पहले भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाए कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति ऐसा कार्य किसके परामर्श पे करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पे करता है। अब दोस्तों यहां से एक अच्छा क्वेश्चन और निकलता है अनुच्छेद 83 से ही, वो सुनिएगा कि विशेष यहां पे क्या है। देखिएगा दोस्तों, यहां पे एक विशेष पॉइंट है, मुद्दा आ रहा है आपातकाल। आपातकाल का मतलब है अनुच्छेद 352 कि आपातकाल के दौरान किस सदन का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहा गया है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपातकाल 352 लग जाए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, तो किस सदन का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगला कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक बार में यह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो जाए तो इसका बढ़ाया गया कार्यकाल कितने माह का रहेगा? 6 माह का रहेगा। और दोस्तों आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह शक्ति निहित है संसद में। किसमें निहित है? संसद में निहित है। तो यहां से अब क्वेश्चन क्या निकलेगा? पहला क्वेश्चन कि आपातकाल के दौरान किस सदन का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का, और विधानसभा का भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो याद रखेंगे, संसद में निहित है। तीसरा, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चौथा, यदि आपातकाल समाप्त हो जाए तो जो बढ़ाया गया कार्यकाल था 1 वर्ष वाला, वो कितने माह तक रहेगा? 6 माह तक रहेगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट है आपका कि इस प्रकार से कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था। यह लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 83 में, 83
3 के अंदर। अब अपन बात करें अनुच्छेद 84 की, 84 की, तो 84 पे ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 84 और 84 में लिखा गया है योग्यता कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या है। तो देखिएगा, एक योग्यता तो आपको सभी को आती है कि वह भारत का नागरिक हो, चाहे वो राज्यसभा से सदस्य हो या लोकसभा से सदस्य हो। वहां पे एक योग्यता तो बिल्कुल सटीक है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 2 योग्यताएं तो नॉर्मल सी हैं। अब जो तीसरी योग्यता है वो आयु से संबंधित है, और एज वाला फैक्ट जरूर याद रखेंगे आप कि यदि राज्यसभा से कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो उसकी कितने वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। और यदि लोकसभा से वो सदस्य बनना चाहता है तो लोकसभा के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए, 3 योग्यताएं तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। नंबर 3, यदि राज्यसभा का वो सदस्य है तो उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और यदि लोकसभा से वो सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष। फिर दोस्तों एक पॉइंट और याद रखोगे कि संसद ने एक विधि बनाई है, और तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत वह अयोग्य नहीं होना चाहिए। अब संसद ने क्या विधि बनाई है? पहला, कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। और लास्ट है कि उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए। संसद ने एक विधि बनाई है कि जो भी सदन में जाएगा वो एक तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, या फिर उसे 2 वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से एक विधि बनाई है। इस प्रकार से भी संसद का कोई सदस्य अयोग्य नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है यहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि संसद ने इस प्रकार की एक विधि बनाई है, और यदि कोई संसद का सदस्य है, इस प्रकार से बनाई गई विधि के तहत वो क्या हो जाए? अयोग्य हो जाए। जैसे कोई संसद का सदस्य है, चुनाव जीत के संसद में चला गया और वो दिवालिया हो गया, या वो भ्रष्टाचारी हो गया, उसके ऊपर गबन के आरोप लग गए, तो अब ये तय कौन करेगा कि वो योग्य है या अयोग्य है? तो याद रखिएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत
जो विधि बनाई है, दिवालिया, पागल, भ्रष्टाचारी या 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई संसद का सदस्य अयोग्य हो जाता है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताना, याद रखिएगा दोस्तों, उसकी अयोग्यता का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऐसा कार्य किसके परामर्श पे करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति ऐसा कार्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पे करेगा। किसके परामर्श पे करेगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है। जैसे सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत यदि कोई संसद का सदस्य अयोग्य हो जाता है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए, स्वयं संसद द्वारा किया जाता है। नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति ऐसा कार्य किसके परामर्श पे करेगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श पे करेगा। अब इसके साथ साथ मैं एक मुद्दे पे और बातचीत करूं कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण दोस्तों 2 प्रकार से किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं अयोग्यता की। और निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। पहला पॉइंट तो आपने पहले भी देख लिया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत यदि कोई संसद का सदस्य अयोग्य हो जाए, और एक है दोस्तों कि यदि कोई संसद का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए। ये 2 प्रकार से अयोग्यताएं हैं। अब संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत यदि कोई संसद का सदस्य अयोग्य हो जाता है, जो अभी बताया है मैंने, दिवालिया, पागल, भ्रष्टाचारी, लाभ का पद या 2 वर्ष से अधिक की सजा, तो इसका निर्धारण तो कौन करेगा? ये तो अभी बताया है वापस, राष्ट्रपति करेगा। और किसके परामर्श पे करेगा? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पे करेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि यदि दल बदल के आधार पर कोई संसद का सदस्य अयोग्य हो जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, दल बदल पे यदि कोई अयोग्य हो रहा है तो उसका निर्धारण करेगा लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा से राज्यसभा का सभापति। कौन करेगा दोस्तों? राज्यसभा से राज्यसभा का सभापति ये निर्धारण करता है। तो यहां से ये दोस्तों ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकलते हैं। फिर अगला, दल बदल के आधार का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो दल बदल के आधार का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में है। अब इसके ऊपर तो दोस्तों अपन एक स्पेशल क्लास लेंगे कि दल बदल का मामला क्या होता है, किस प्रकार से दल बदल वाला मामला तय किया जाता है। और ये 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई है? ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ये था दोस्तों अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 84। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 85 की।
और अनुच्छेद 85 को मैंने वैसे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ पढ़ा दिया था, लेकिन यहां पे अपन यदि कंप्लीट संसद की बात कर रहे हैं 79 से 122 तक, तो ये ध्यान भी होना चाहिए आपको। वापस रिपीट कर लो, अनुच्छेद 85। देखिएगा, अनुच्छेद 85 मूल में कहा क्या गया है। अनुच्छेद 85 में कहा है कि राष्ट्रपति संसद का सत्तर आहूत करता है, बुलाता है, सत्रावसान करता है एवं लोकसभा को भंग करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 85 के अंदर 3 पॉइंट लिखे हैं कि राष्ट्रपति है वो संसद का 70 क्या करता है, आहूत करता है। दूसरा है सत्रासन भी राष्ट्रपति करता है, और तीसरा है लोकसभा को भंग भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति ये तीनों कार्य किसके परामर्श पे करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति ये तीनों कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के परामर्श पे करता है। अब अपन पहले पॉइंट की बात करेगा, यदि इसकी व्याख्या करें अपन कि 70 वाला मामला क्या है। देखिएगा दोस्तों, संसद में 70 की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 70 होते हैं। पहला है बजट 70, दूसरा है मानसून 70, और तीसरा है शीतकालीन 70। दोबारा सुन लीजिएगा कि 70 बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किसके परामर्श पे बुलाता है? पीएम के परामर्श पे। 70 कितने होते हैं? 3, बजट 70, मानसून 70 और शीतकालीन 70। अब बजट 70 का टाइमिंग क्या है? बजट 70 का टाइमिंग है फरवरी से मई के बीच। मानसून 70 का टाइमिंग क्या है? जुलाई से सितंबर के बीच। और शीतकालीन का टाइमिंग क्या है? नवंबर से दिसंबर के बीच। फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि संसद में सबसे बड़ा 70 कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा 70 होता है बजट 70, और सबसे छोटा 70 कौन सा होता है? तो यह होता है दोस्तों शीतकालीन 70, जो नवंबर से क्या होता है, दिसंबर तक आयोजन होता है। एक क्वेश्चन ये निकल गया आपका। फिर एक क्वेश्चन आता है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने माह की होती है? तो दोस्तों 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि होती है 6 माह की। तो ये तो पहली बात कर ली अपने 70 की कि 3 70, बजट, मानसून, शीतकालीन। सबसे बड़ा बजट, सबसे छोटा शीतकालीन, और 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितने माह की होती है? 6 माह की। अब अगर अपन दूसरे पॉइंट की बात करें जिसमें लिखा है सत्रावसान। देखिएगा, सत्रावसान का मतलब क्या है? सत्रावसान का मतलब है 70 समाप्त किया जाना, यानी एक 70 की समाप्ति होना, वो क्या कहलाता है? सत्रावसान। 70 प्लस अवसान अर्थात 70 की समाप्ति की घोषणा। 70 बुलाता भी राष्ट्रपति है और 70 समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
और सत्तर समाप्ति की घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वो क्या कहलाता है? सत्रह अवसान कहलाता है। इसके बाद में है लोकसभा को भंग करना, और लोकसभा को भंग भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इससे पहले वाले अनुच्छेद में भी अपने बात कर ली थी कि जैसे ही कार्यकाल 5 वर्ष हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की घोषणा कर दी जाती है। किसके परामर्श पे? पीएम के परामर्श पे, क्योंकि ये क्या है? ये अस्थायी सदन है और इसे 5 वर्ष पहले भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। ये मामला है अपना अनुच्छेद 85 में। याद रखिएगा दोस्तों, 3 मामले हैं, 70, 17 अवसान और लोकसभा को भंग करना। और ये तीनों कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श पे करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पे करता है। ये था अपना अनुच्छेद 85। इसके बाद में मैं बात करूं नेक्स्ट आर्टिकल की, और नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा है अनुच्छेद 86। देखिएगा दोस्तों, अपन अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 को साथ साथ पढ़ेंगे कि 86 और 87 में लिखा क्या गया है। अनुच्छेद 86 कहता है संसद का अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। और अनुच्छेद 87 में लिखा है विशेष अभिभाषण। अब देखो, यहां पर भी अभिभाषण आ रहा है और यहां पर आ रहा है विशेष अभिभाषण आ रहा है। तो पहले मैं बात करूं अनुच्छेद 86 की, जिसमें लिखा है अभिभाषण। पहले तो ये देखिएगा कि ये अभिभाषण होता क्या है। तो अभिभाषण और भाषण में क्या अंतर है? कि अभिभाषण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। और अभिभाषण क्या होता है? जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, वो क्या कहलाता है? अभिभाषण। भाई भाषण तो कोई भी दे सकता है, स्पीच, लेकिन जब राष्ट्रपति और राज्यपाल विधानमंडल या संसद के सदनों को संबोधित करते हैं, वो क्या कहलाता है? अभिभाषण। दूसरा देखिएगा, अभिभाषण एक सदन या दोनों सदनों का हो सकता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण करता है, संबोधन करता है, अनुच्छेद 86 के तहत वो एक सदन का भी हो सकता है, तो एक साथ दोनों सदनों का भी कर सकता है। ये तो हो गया अपना अभिभाषण। और जब राष्ट्रपति अभिभाषण करेगा तो वह सदन में सदस्य संख्या की अनदेखी कर सकता है। कि यह कोई जरूरी नहीं है कि सदन में सारे सदस्य ही उपस्थित हो, यह कोई जरूरी नहीं है कि वह सदन की सदस्यता की क्या कर सकता है? अनदेखी कर सकता है। यह तो लिखा गया है दोस्तों अभिभाषण में। वापस सुन लो कि अभिभाषण करने का अधिकार किसके पास है? एक राष्ट्रपति के पास है, एक राज्यपाल के पास है। अभिभाषण क्या होता है? संबोधन करना।
किसको? जब राष्ट्रपति और राज्यपाल संसद / विधानमंडल को जब संबोधित करते हैं, वो क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। अगला, अभिभाषण किस सदन का हो सकता है? तो याद रखिएगा, एक सदन का भी किया जा सकता है, तो दोनों सदनों का भी किया जा सकता है। अगला, अभिभाषण जब राष्ट्रपति करता है तो उसमें संसद के सदस्यों की वो अनदेखी कर सकता है। और अभिभाषण राष्ट्रपति कब करता है? अभिभाषण राष्ट्रपति करता है कोई समारोह हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है संसद में, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अभिभाषण। लेकिन आज तक राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग नहीं किया है। ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है संविधान के इतिहास में कि राष्ट्रपति ने कभी अभिभाषण किया हो। इसके बाद में अगला देखिएगा, इसके जस्ट नीचे है संदेश भेजने का अधिकार। दोस्तों, ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संदेश भेजना राष्ट्रपति का है। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन ये था कि संदेश भेजना राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार है कि शक्ति है कि कर्तव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, संदेश भेजना राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये कोई शक्ति या कर्तव्य नहीं है, ये केवल अधिकार है। दूसरा, राष्ट्रपति किसको संदेश भेजता है? तो राष्ट्रपति संदेश किसको भेजेगा? देखो, ये ध्यान रखो आप। जैसे अपना फोन है, मोबाइल फोन है, और अपन किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हैं और वो आपके फोन का जवाब नहीं दे रहा है, उठा नहीं रहा है आपके फोन को, तो फिर आप क्या भेजोगे? फटाफट टाइपिंग करोगे और संदेश भेजोगे कि भाई साहब कॉल तो उठाओ आप। तो वही बात ये है, आपने संदेश क्यों भेजा? क्योंकि उसने आपके फोन को क्या रखा है? पेंडिंग रखा है, लंबित रखा है। तब आपने उसको क्या भेजा है? संदेश भेजा है। तो राष्ट्रपति संदेश कब भेजेगा? पहला पॉइंट है किसको भेजेगा राष्ट्रपति संदेश? तो वह संसद के किसी भी सदन को, संसद के किसी भी सदन को क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। तीसरा, लेकिन विशेषतः किस सदन को भेजेगा? तो अभी मैंने बताया फोन को पेंडिंग रखना। अब संसद में फोन तो चलता नहीं है, वहां विधेयक जाते हैं। तो यदि कोई सदन किसी विधेयक को क्या रख लेता है? पेंडिंग रख लेता है, लंबित कर देता है, तो उस सदन को राष्ट्रपति विशेषतः क्या भेजता है? संदेश भेजता है कि आप इस विधेयक पर तुरंत प्रभाव से क्या करें? कार्रवाई करें। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों से विधेयक जब पारित होकर जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही वो विधेयक किसमें बदल जाता है? कानून में बदल जाता है। दोस्तों, ये तो था अपना अनुच्छेद 86। दोबारा सुन लो, 86 में है अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। पहली बात है अभिभाषण की, कि राष्ट्रपति जब सदन को संबोधित करता है वो अभिभाषण कहलाता है। दूसरा, अभिभाषण एक सदन का भी हो सकता है, तो दोनों सदनों का भी किया जा सकता है। तीसरा, जब राष्ट्रपति अभिभाषण करेगा एक सदन का या दोनों सदनों का, तो उसमें सदस्य संख्या की वो अनदेखी कर सकता है। चौथा, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कब करता है? कोई फंक्शनली समारोह है, कोई कार्यक्रम है संसद के अंदर, तो ऐसे विशेष अवसरों पर राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण। लेकिन आज तक अभिभाषण करने का कोई उल्लेख संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसके बाद में था संदेश भेजना, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट संदेश भेजना राष्ट्रपति का क्या है?
शक्ति है कि कर्तव्य है कि अधिकार है? तो ध्यान रखिएगा, अधिकार है। अगला, राष्ट्रपति किस सदन को संदेश भेजेगा? तो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन को भेज सकता है, लेकिन फिर भी विशेषतः कंडीशन क्या है? जिस सदन में कोई विधेयक क्या पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति संदेश भेजता है राज्यसभा को, लोकसभा को, किसी भी सदन को, या जिस सदन में कोई विधेयक क्या पड़ा है, पेंडिंग। तो किसी भी सदन में जब विधेयक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस सदन को राष्ट्रपति क्या भेजता है? संदेश, कि आप उसे विधेयक पर जल्दी से जल्दी क्या करें? कार्रवाई करें। यह तो था अनुच्छेद 86। अब अपन बात करें अनुच्छेद 87 की, जिसमें लिखा गया है दोस्तों विशेष अभिभाषण। याद रखिएगा दोस्तों, विशेष अभिभाषण एक सदन का होता है या दोनों सदनों का? तो याद रखिएगा, विशेष अभिभाषण 87 के तहत दोनों सदनों का ही होता है। अभिभाषण एक सदन का भी हो सकता है तो दोनों का भी हो सकता है, लेकिन विशेष अभिभाषण दोनों सदनों का ही होता है, एक सदन का नहीं होता है। दूसरा, विशेष अभिभाषण कब कब होता है? तो याद रखिएगा, इसकी भी दो ही कंडीशन है कि विशेष अभिभाषण केवल दो ही परिस्थितियों में होता है। कब? पहला है नई लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम सत्र में, और दूसरा है सत्र के प्रथम दिन। देखिएगा, दो कंडीशन आ रही है कि विशेष अभिभाषण कब होता है? जब नई लोकसभा गठित होकर के सदन में जाती है, संसद में, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों का क्या बुलाएगा? विशेष अभिभाषण। और दूसरा है 3 सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जब सत्र की शुरुआत होती है बजट सत्र से, तो सत्र की शुरुआत में या सत्र के प्रथम दिन राष्ट्रपति क्या बुलाता है? विशेष अभिभाषण। और याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट, जब राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण बुलाएगा तो वह बुलाने का या इसके आह्वान करने का क्या बताएगा? कारण भी बताएगा। विशेष अभिभाषण बुलाने का क्या बताता है? वो कारण। अगर अपन देसी भाषा में कहें कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कब करता है, तो याद रखिएगा, एक तो है जैसे नई लोकसभा। तो नई लोकसभा का मतलब है कि जब नई बहू जब लेकर के आते हैं, तो रिसेप्शन वाला प्रोग्राम होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे सर होता है। तो जो रिसेप्शन वाला प्रोग्राम होता है वो ये मानो विशेष अभिभाषण है। और दूसरा, सत्र के प्रथम दिन। सत्र का मतलब ये है कि जब नई पति पत्नी है और जब पति को पहली बार उस मंथ का पेमेंट मिलता है, तो बजट जैसे ही मिलेगा, बजट मिलते ही वो पत्नी को नए ख्वाब दिखाता है, चांद तारे आसमान पे ले जाने का, कि मैं आपके लिए ये व्यवस्थाएं कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो इसका मतलब बजट सत्र या सत्र की शुरुआत जब होती है, तो वहां पर भी राष्ट्रपति क्या करता है? विशेष अभिभाषण। और जब भी राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण बुलाएगा तो इसके आह्वान का वो क्या बताएगा? कारण बताएगा। यह था दोस्तों अनुच्छेद 86 और 87, जिसमें था अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 88 की। पूछा गया क्वेश्चन है अनुच्छेद 88 वाला भी। और अनुच्छेद 88 में लिखा गया है, मंत्री एवं
महान्यायवादी का विशेषाधिकार, कि मंत्री और महान्यायवादी की क्या विशेष अधिकार हैं, यह लिखा गया अनुच्छेद 88 में। देखिएगा दोस्तों, दो शब्द हैं यहां पे, एक तो मंत्री है और एक महान्यायवादी है, जो आप पढ़ भी चुके हो अनुच्छेद 76 में। तो इनका विशेष अधिकार क्या है, यह लिखा गया अनुच्छेद 88 के अंदर। पहले तो मैं मंत्री और महान्यायवादी की जो अधिकार है उनमें मैं समानता की बात करूंगा कि दोनों में क्या समानताएं हैं। देखिएगा, मंत्री और महान्यायवादी हैं। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों ही किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मंत्री है, वो राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो महान्यायवादी है, वो भी किसी भी सदन की कार्यवाही में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। दूसरी समानता है कि ये दोनों किसी भी सदन की कार्यवाही में बोल सकते हैं, कि दोनों हैं वो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और वहां पर बोल भी सकते हैं। ये दोनों तो है समानता। लेकिन दोस्तों, अंतर क्या है, ये अंतर याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, कि मंत्री और महान्यायवादी के विशेषाधिकार में अंतर क्या है। तो अंतर बता रहा हूं मैं, पहला मंत्री को लेकर के, कि मंत्री को सदन में मत देने का अधिकार होता है और महान्यायवादी को सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये विशेष अंतर याद रखेंगे कि दोनों ही, पहले समानता की फिर बात कर लूं, कि दोनों ही संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और दोनों ही बोल सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि मंत्री को सदन में मत देने का अधिकार है। और किस सदन में मत देगा मंत्री? जिस सदन का वो क्या होता है, सदस्य होता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का। लेकिन महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 88 के अंदर। बाकी अपन बात करेंगे कल वाली क्लास में, और कल वाली क्लास में अपन बात करेंगे संसद के पदाधिकारियों।